Hello everyone. Today I welcome all of you in a new lecture. This is an orientation lecture and we will be discussing about Union Public Service Commission UPSC preliminary, mains and interview examination. Today we will be focusing on the preliminary exam, the syllabus for it, the scheme of examination and the type of question that is usually asked in this exam. So let's just focus and start our lecture. First of all, this is scheme and subject for the preliminary and main examination. This is official notification. This is taken from official notification of UPSC, and we will be studying scheme and subject for prelims examination in this video. So about preliminary examination, there is this note given by the Union Public Service Commission. The commission says both the question papers will be okay. The examination shall comprise of two compulsory papers of 200 marks each. There will be two papers in the preliminary stage, ठीक है, commonly known as prelims exam. इसमें दो पेपर्स होते हैं, टू कंपल्सरी पेपर्स ऑफ 200 मार्क्स ईच. दो पेपर होते हैं, दोनों पेपर 200 मार्क्स के होते हैं. सो बोथ द क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप, MC multiple choice question. There will be questions and there will be 4 options given to you, and you need to select one option for each of the question. So the question will be of objective type, MCQ type. आपको गोला भरना होगा ऑप्शन सेलेक्ट करके. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज आपके जो मार्क्स होंगे, जो कट ऑफ क्लियर होगा, वो आपका जीएस के बेसिस पे डिसाइड होगा. जो पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज का और दूसरा पेपर होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, दैट इज सीसैट. ठीक है, इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट होता है, हम देखेंगे आगे. तो पहला जो पेपर होता है जनरल स्टडीज का, और उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स होते हैं. और दूसरा जो पेपर होता है उसके अंदर 80 क्वेश्चंस होते हैं, उन 80 क्वेश्चंस के भी 200 मार्क्स ही होते हैं. उसमें से आपको स्कोर नहीं करना है, उसका स्कोर काउंट नहीं होगा, उस पर आपको एटलीस्ट 33% आपको स्कोर करना पड़ेगा. अगर आपका 33% आउट ऑफ 200 में का 33% से कम हो रहा है, दैट इज 66 मार्क्स से अगर आपके कम हो रहे हैं सीसैट में, दैट इज पेपर 2 में, तो आपका जीएस 1 के भी मार्क्स ऐड नहीं होंगे और आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. बट अगर आपके 33% यानी कि 66 मार्क्स से ज्यादा मार्क्स हो रहे हैं सीसैट में, तो आप वो पेपर क्वालिफाई कर लिया आपने. अब उसके मार्क्स आपके काउंट नहीं होंगे. अब जो आपका स्कोर बनेगा वो आपका जनरल स्टडीज यानी कि प्रीलिम्स पेपर 1 की बेसिस पे डिसाइड होगा. ठीक है, तो जो पेपर 2 होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का है और पेपर 1 स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसके मार्क्स स्कोर किए जाते हैं. जो भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, पेपर 1 का भी एज वेल एज पेपर 2 का भी, जीएस का भी और सीसैट का भी, दोनों पेपर आपके हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल रहेंगे. दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चन सेट किए जाएंगे. हम आगे देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आता है एंड हाउ टू डील विथ इट. ठीक है, अब हम सिलेबस पे आते हैं. थोड़ा सा सिलेबस को ओवरव्यू लेते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन द एग्जाम. ओके, सो पेपर 1 is of 200 marks as we have seen, and syllabus for paper 1, that is GS, that is general studies paper, is given. This is okay. So there is written current events of national and international importance. ठीक है, करंट अफेयर्स आपको पूछे जाएंगे जीएस के पेपर में. अब करंट अफेयर्स कहां से, मतलब करंट अफेयर्स कोई सब्जेक्ट तो नहीं है ना, तो इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो इसमें ये पूछा जाता है यूजुअली कि इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन पूछ सकता है, फिर आपकी गवर्नमेंट की कोई नई स्कीम लॉन्च हुई है उससे क्वेश्चन पूछ सकता है, फिर इसी तरह आपका पॉलिटी में कोई नया लॉ आया है, कोई चेंजेस हुए हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. इसी तरह आपका इंटरनेशनल एस्पेक्ट में देखा जाए तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई ट्रीटी हुई, कोई ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में थी, तो इस तरह की जो भी चीजें होती है नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की, इवन कोई स्टेट की भी स्कीम है या कोई इवेंट हुआ है लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, जो कि नेशनल उसके रेमिफिकेशंस है, इंटरनेशनल असर उसमें हो रहा है, तो इवन स्टेट लेवल की भी कुछ कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी पूछी जा सकती है. तो ये चीज आपकी आगे करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में, ये चीज इसमें कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं करंट इवेंट से. ठीक है, इवन हिस्ट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं करंट इवेंट्स में. अब आप कहेंगे कि हाउ इज दैट पॉसिबल, तो वो इस तरह से होता है कि
जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसमें अभी जो है तो काम चलता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कुछ ना कुछ खुदाई चलती है, कुछ रिसर्च चलती है, कुछ अगर रिसर्च में कुछ सामने आता है निकल के, या वहां की स्क्रिप्ट से रिलेटेड कुछ डिसाइफर हुआ है, कुछ कॉइन्स मिले, कोई नई सिटी मिली है, तो उस तरह के क्वेश्चन जो कि हिस्ट्री से हैं बट करंट इवेंट में चल रहे थे, उस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो करंट इवेंट सिर्फ न्यूज़पेपर से भी होगा, और उसको आपको जो स्टैटिक पोर्शन होता है हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, साइंस, पॉलिटी, तो ये सारी चीजों से रिलेट करके भी पढ़ना पड़ेगा। तो ठीक है, ये कोई इतनी बड़ा इशू नहीं है, बट द थिंग इज कि करंट इवेंट आपके सिलेबस का पार्ट है। सेकेंड थिंग इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है इसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ये तीनों चीजें हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आ जाएंगी। इसी तरह इंडियन नेशनल मूवमेंट, कांग्रेस की स्थापना, जब कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ 1885 में, उसके बाद से लेके तो भारत को आजादी मिलने तक, इंडियन इंडिपेंडेंस तक, ये सारी चीजें इंडियन नेशनल मूवमेंट में आएगी। इसके अलावा यूपीएससी थोड़ा सा ब्रॉड भी हो रहा है, तो उसमें यह भी हो सकता है आपसे कि पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री 1950s के बाद, 1960s में, 1970s में, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये सारी चीजें भी आपकी हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कवर हो सकती है, तो वो उससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट इसमें आता है। अब इसमें एक और चीज रिलेटेड है, आर्ट एंड कल्चर। इंडिया का जो आर्ट एंड कल्चर है, जो भारत की सभ्यता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हिस्ट्री का पार्ट है, तो उस पर भी क्वेश्चन बनते हैं, 4, 5, 6 क्वेश्चन उससे भी बनते हैं, तो वहां से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। ज्योग्राफी हम सभी ने पढ़ी है, स्कूल लेवल पे हिस्ट्री भी पढ़ी है। तो इसमें ज्योग्राफी को अगर सब डिवाइड किया जाए तो उसमें हमको पता चलेगा कि एक तो होती है फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरी है आपकी सोशल, और फिर तीसरी इकोनॉमिक ज्योग्राफी। बस उसी से क्वेश्चन है। फिजिकल ज्योग्राफी में क्या आएंगे? झाड़, पहाड़, नदियां, फूल, पत्ते, इस तरह की चीजें। ठीक है, माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेन्स, फिजियोग्राफी, मॉनसून, उससे रिलेटेड चीजें फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। सोशल ज्योग्राफी में क्या आ सकता है? लोगों का रहन, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी में लोगों का रहन सहन, एग्रीकल्चर पूछ सकता है, माइनिंग पूछ सकता है। तो इस तरह की चीजें, अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, इस तरह की जो है तो सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट है। तो ये चीजें फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी क्वेश्चन बन सकते हैं और वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि एटलस माउंटेन की पोजीशन क्या है, या एटलस माउंटेन किन किन कंट्रीज के आसपास है, इस तरह का कोई क्वेश्चन बन सकता है। मेडिटेरेनियन सी, यूरोप के कौन कौन सी कंट्रीज मेडिटेरेनियन सी के पास है, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो वो आएगा आपका फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड में। ठीक है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ठीक है, दिस इज नॉट पॉलिटिक्स, जो हम पार्टी पॉलिटिक्स देखते हैं आजकल, जो पार्टी है, रीजनल पार्टीज है, स्टेट पार्टीज है, नेशनल पार्टीज है, वो उन पॉलिटिक्स पे या पॉलिटिकल पार्टीज पे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं बनते। बट इंडियन पॉलिटी, जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो जुडिशियल सिस्टम है, गवर्नमेंट कैसे चलती है, पार्लियामेंट कैसे काम करती है, तो इस तरह की चीजें आपकी इंडियन पॉलिटी में कवर होती है। गवर्नेंस, जो एक्चुअली गवर्नमेंट का प्रोसीजर होता है जिससे कंट्री गवर्न होती है, तो वो आपका गवर्नेंस पार्ट में आएगा। ठीक है, उसकी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये आपको पढ़ना होगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम, जैसे मैंने बताया कि किस तरह का सिस्टम है, एक ओवरऑल आपको पता होना चाहिए। पंचायती राज, जो अलग अलग स्टेट में थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है, तो वो पंचायती राज में आएगा। पंचायती राज में म्यूनिसिपल अथॉरिटीज भी आएंगी, अर्बन लोकल गवर्नमेंट भी आएंगी, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स, इश्यूज एटसेट्रा, तो इसमें बहुत सारी वेरियस आपके टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। पब्लिक पॉलिसी, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आई है, कोई स्कीम है, राइट्स या इश्यूज से रिलेटेड है, पब्लिक पॉलिसी है, यानी कि कंट्री को गवर्न करने के लिए गवर्नमेंट जिस तरह के लॉज लाती है, स्कीम्स लाती है, पॉलिसी बनाती है, एक्ट लगाती है। इवन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में मेंशन्ड है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, देश की भलाई के लिए जो भी काम किए जाते हैं, वो पब्लिक पॉलिसी में, राइट्स, इश्यूज में और पूरा इस पोर्शन में आपके कवर होंगे। तो ये सारी चीजें आपका प्रीलिम्स में, जीएस के सिलेबस में कवर होती हैं, इनसे क्वेश्चंस बनेंगे। अगला टॉपिक है
इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड, एवरीबडी नोज व्हाट इज इकोनॉमी, व्हाट इज सोसाइटी, और उनका डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या चीजें होंगी, इससे क्वेश्चन बन सकता है। एग्रीकल्चर से, माइनिंग से, सर्विस इंडस्ट्री से, आईटी इंडस्ट्री से, ठीक है, मेक इन इंडिया काफी न्यूज में चल रहा है तो आप लोगों को पता होगा, तो इस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं। काफी डिटेल है, थ्योरी भी हम देखेंगे और इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, और साथ साथ में इसमें कुछ डायनेमिक न्यूज से रिलेटेड, ठीक है, करंट इवेंट्स का पार्ट जो इकोनॉमी और सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। सो अगेन दिस इज वेरी काइंड ऑफ इजी, सिंपल, बट नीड सिस्टमैटिक प्रिपरेशन, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एट इंडियन लेवल एज वेल एज एट इंटरनेशनल लेवल, दोनों भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कवर होगा। इससे पहले क्या था, आपको पता होगा कि इससे पहले एमडीजी का एक कॉन्सेप्ट था, 15-20 साल वो चला, ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। अब आए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे यूनाइटेड नेशन ने ये डिसाइड किया है कंट्रीज से मिलके, तो उसके बारे में या उससे रिलेटेड जिन जिन इश्यूज पर है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, खासतौर पे पॉवर्टी, इंक्लूजन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड चीजें इसमें कवर होती हैं। अब है डेमोग्राफिक्स, ठीक है, डेमोग्राफिक्स देश में, नेशन में जो है तो कितनी पॉपुलेशन है, उसमें से अर्निंग लोग कितने हैं, चाइल्ड और एजेड पीपल, उनसे रिलेटेड चीजें जो है तो मेल फीमेल, इससे रिलेटेड चीजें डेमोग्राफिक्स में, पॉपुलेशन में यहाँ पे कवर हो जाएगी। फिर सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स मतलब हेल्थ, एजुकेशन, हॉस्पिटल, स्कूल सिस्टम, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे आपके पूछे जाएंगे। ये हो गया इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। यहाँ पे हमने देखा पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड, ये था ज्योग्राफी, ये था हिस्ट्री, और करंट इवेंट्स। करंट इवेंट्स सभी में आपका एप्लीकेबल है। अब है नेक्स्ट जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, एनवायरमेंट से रिलेटेड होगा। आप सभी ने, हम सभी ने एनवायरमेंट भी पढ़ा है स्कूल लेवल पे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे। बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, that do not require subject specialization, specifically यूपीएससी ने ये आपका सिलेबस में लिख दिया है, that do not require subject specialization, ठीक है, आपको बहुत स्पेशल स्टडीज या पीजी यूजी लेवल की यूजी पीजी लेवल की स्टडीज इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, न्यूज़पेपर में आप पढ़ रहे हो, आपने कुछ बेसिक बुक्स पढ़ी, स्कूल लेवल की बुक्स पढ़ी, ठीक है, उस लेवल के क्वेश्चंस जीएस में एनवायरमेंट से पूछे जाएंगे। अब इसमें करंट इवेंट से भी आपको कनेक्ट करके, करंट इवेंट्स भी यहाँ पर एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। इसके अलावा जनरल साइंस का एक आपका टॉपिक होता है, इसमें जनरल साइंस जो आपने स्कूल में पढ़ी है, प्लस इसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट भी रहेगा, जो कि आपका करंट इवेंट से अगेन कनेक्टेड है, वहां पे भी वो चीज कवर हो जाएगी। तो कुल मिला के ड्यूरेशन इसका 2 आवर्स का होता है। पेपर 1 का 200 मार्क का पेपर है, 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इन टॉपिक से आपके सब्जेक्ट्स से क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेपर 2, 200 मार्क्स का है। इसमें हमने देखा कि इसको सीसैट भी कहते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके अंदर बेसिकली 3 चीजें कवर होती हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे आप तो यू विल फाइंड। इसमें पहली चीज होती है आपकी कॉम्प्रिहेंशन, ये वाला पार्ट। दूसरी चीज है जो कि ज्यादातर क्वेश्चन जिस पे बेस्ड होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। तीसरी चीज में आपकी जनरल मेंटल एबिलिटी, यानी देखा जाए तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला पार्ट, रीजनिंग वाला पार्ट, और आपका इंग्लिश वाला पार्ट जो कि कॉम्प्रिहेंशन की फॉर्म में आता है। एक पैसेज दिया जाएगा, उसकी बेसिस पे क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो ऑलमोस्ट 20, 25, 30 क्वेश्चन उस पे बन सकते हैं आपके। बाकी लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी पे बनेंगे। मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट होता है। बेसिक न्यूमेरेसी, नंबर्स एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, यह है क्लास 10 लेवल का, ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें इंजीनियरिंग के लेवल के क्वेश्चंस, एमबीए के लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। इसमें आपको जनरल मेंटल एबिलिटी आपकी चेक की जाती है, ठीक है। इसमें सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट है, तो आपका एप्टीट्यूड चेक किया जाता है कि सिविल सर्विसेज से कितना मैच करता है, उस चीज के लिए आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना होता है। इसके अलावा एक और टॉपिक है इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल। इससे क्वेश्चन थोड़े डायरेक्ट क्वेश्चंस, अभी तक का अगर आप ट्रेंड एनालाइज करेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़े कम देखने मिलते हैं, लेकिन इस पे भी जो है तो काफी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है।
तो कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये काफी स्टेट के एग्जाम में भी प्रोमिनेंट इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इसी में इंटीग्रेट करके पूछता है। किस तरह पूछता है, जब सीसेट के पेपर का एनालाइज किया जाएगा उसमें और डिटेल में हम ये सारी चीजें देख सकते हैं। बट बेसिकली ये आपका पेपर 2 का यानी कि सीसेट का सिलेबस हो गया। यहाँ पे कुछ नोट दी हुई है, अगेन जैसे हमने डिस्कस किया कि 33% आपको मार्क्स इसमें लाने होंगे। 33% आप मार्क्स लाते हो तो आपका सीसेट का पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद आपके जितने मार्क्स आते हैं वो आपके स्कोर में काउंट नहीं किए जाएंगे। अगर 33% आउट ऑफ 200 का 33% यानी कि 66 मार्क्स से अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप प्रीलिम्स में फेल हो जाते हो। तो इसलिए 33% से ज्यादा चाहिए। 33% इज नॉट अ बिग टारगेट, आराम से अचीव किया जा सकता है प्रोवाइडेड कि आप डेडिकेटेडली प्रिपेयर करें। अगेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शंस रहेंगे। आपको ऑप्शन सेलेक्ट करके उसमें गोला भरना होगा, सर्कल फिल करना होगा, जो OMR शीट दी जाएगी, ठीक है, उसमें आपको ये चीज फिल करनी होती है। और इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन बोथ द पेपर्स। आपको जैसे 33% है आपका तो सीसेट में, तो पेपर 2 भी अटेम्प्ट करना होगा एग्जाम में, पेपर 1 यानी कि जीएस भी अटेम्प्ट करना होगा। दोनों पेपर अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। अगर आपने एक पेपर अटेम्प्ट किया, दूसरा अटेम्प्ट नहीं किया, तो जो पेपर आपने अटेम्प्ट किया उसमें जितने भी मार्क्स है आपके वो काउंट नहीं होंगे और आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। और आप दोनों पेपर अटेम्प्ट करते हो, सीसेट में 33% मार्क्स से ज्यादा आपने स्कोर कर लिया और जीएस में आपके मार्क्स अच्छे हैं 100 प्लस 120 प्लस आउट ऑफ 200, तो आपका फेयर चांस है प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा होपफुली। तो ये पूरी स्कीम थी आपकी सिलेबस की, टाइप पेपर पैटर्न की। अब हम देखते हैं कि यूपीएससी ने 2023 में जो कैलेंडर 2023 के लिए जो कैलेंडर रिलीज किया है ऑफिशियल, उसमें क्या डेट्स दी हुई है और स्पेशली इस एग्जाम से रिलेटेड हमारे लिए क्या इसमें इंफॉर्मेशन है। इसमें यू विल फाइंड, सी हियर नंबर 10 पे दिया हुआ है सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2023। ये एग्जाम है हमारे काम का जिसके अभी हम बात कर रहे हैं। तो इसका आपका डेट ऑफ नोटिफिकेशन यहाँ पे है 1 फरवरी 2023, 1 फरवरी 2023 इसमें नोटिफिकेशन आएगा। उसमें डिटेल्स रहेगी सिलेबस की, बेसिक डिटेल्स तो सेम ही है आपकी, चेंज नहीं होता है यूजुअली कुछ भी, बट ऑफिशियल नोटिफिकेशन की डेट ये है आपकी 1 फरवरी 2023। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 21 फरवरी 2023। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 20 डेज मिलेंगे फॉर्म फिल करने के लिए। यहाँ पे फिर आपका डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एग्जाम तो 28 ऑफ मई 2023 को, ठीक है, यहाँ पे आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। संडे का दिन है, एक दिन का एग्जाम होगा, 2 घंटे का जीएस का पेपर रहेगा आपका, फिर बीच में गैप रहेगा, फिर 2 घंटे का सीसेट का पेपर रहेगा। 2 और 2 4 घंटे का आपका एग्जाम होगा। और किस डेट पे एग्जाम? 28 ऑफ मई 2023 को। अब इसी के साथ आप देखोगे, इफ यू नोटिस कि डेट ऑफ नोटिफिकेशन, लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन एज वेल एज योर एग्जाम, ये आपका सेम है इन दोनों एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो दूसरा एग्जाम कौन सा है? दूसरा एग्जाम है आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स एग्जाम 2023 के लिए। दोनों भी एग्जाम आपके 2023 के लिए है यहाँ पर। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स एग्जाम और सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स एग्जाम, दोनों के लिए यही पैटर्न है, जीएस वाला, ठीक है। आई होप यू कैन सी इट। इसमें 2 घंटे के पेपर्स होते हैं। तो इसमें सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन, दोनों एग्जामिनेशन का मेंस एग्जाम अलग अलग होता है, लेकिन प्रीलिम्स एग्जाम कंबाइन होता है, एक ही होता है। तो एक ही एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर रहे हो तो उसी की बेस्ड ऑन द स्कोर आपका सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का एज वेल एज इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो प्रीलिम्स है उसका थोड़ा सा कट ऑफ हाई जाता है और सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का कट ऑफ फॉरेस्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा लो होता है। डिटेल में एनालिसिस हम आने वाले वीडियो में कर सकते हैं, बट एट दिस मोमेंट आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एक ही होता है। 2 पेपर्स होते हैं, जीएस का और सीसैट का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
ये देखिए यहाँ पे नंबर 21 पे इफ यू फोकस 21 एंड 23, ये देखिए सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन 2023, इसकी डेट रहेगी आपकी 15 सितंबर। 15 सितंबर फ्राइडे को 5 दिन का एग्जाम होगा, ये फ्राइडे को स्टार्ट होगा 15 सितंबर से सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन। इसकी भी डिटेल्स हम देखेंगे आने वाले टाइम पे। बट इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मेंस इसका एग्जाम देखो अलग है, ये आपका 26 नवंबर को, ये 10 दिन चलेगा, ये 5 दिन रहेगा, ठीक है। तो ये 15 सितंबर को है, ये 26 नवंबर को है, तो इसके बीच में भी आपको महीना 2 महीने का टाइम मिल जाता है। तो अभी हम इस एग्जाम पे फोकस्ड हैं एट दिस मोमेंट। तो इसकी डेट रहेगी 15 सितंबर 2023। आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखते हैं कि 2013 तक 12 तक उससे पहले तक जो सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होते हैं उसका पैटर्न थोड़ा सा अलग था। 2014 से यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का पैटर्न कुछ अलग चेंज किया है। उस हिसाब से जो नया पैटर्न आया है 2014 में जो पैटर्न आया था आपका, उसको हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और उसी की बेसिस पे हम स्टडी का हमारी डायरेक्शन चेंज होगी, तय होगी, डिसाइड होगी और उसी की बेसिस पे 2014, 15, 16 उसको हम एनालाइज करके 2023 के लिए प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे प्लान करेंगे। ये 2014 का ऑफिशियल पेपर है आप लोगों के सामने, यूपीएससी की वेबसाइट पे भी ये अवेलेबल है। इफ यू गाइज वांट टू डाउनलोड, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देम, इट्स ऑफिशियल। सो ये फ्रंट पेज है, यहाँ पे आपका होता है इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, टाइम अलाउड 2 आवर्स, 2 घंटे का पेपर है आपका, मैक्सिमम मार्क्स भी लिखे हुए हैं 200, इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। यहाँ पे आप लोगों को अपना रोल नंबर, यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट योर रोल नंबर हियर इन द एग्जामिनेशन हॉल, ये पूरे आपको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। यू कैन डाउनलोड एंड रीड इट इन डिटेल। बाकी जो निगेटिव मार्किंग वाला कॉन्सेप्ट होता है, 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है आपकी, यहाँ पे लिखा हुआ है 1/3 रॉन्ग आंसर के लिए। तो जितने भी मार्क्स उस क्वेश्चन को असाइंड होते हैं, जैसे 200 मार्क्स का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, तो एक क्वेश्चन के हो गए 2 मार्क्स, तो 2 मार्क्स में अगर रॉन्ग होता है तो 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। तो 1/3 मार्क्स आपके निगेटिव हो जाएंगे उस क्वेश्चन में जिसमें भी आपको निगेटिव मार्क हुआ है। आपने अटेम्प्ट किया बट वो रॉन्ग था तो निगेटिव मार्किंग, आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, ब्लैंक छोड़ दिया, तो देयर इज नो पेनल्टी, कोई आपको निगेटिव मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने अटेम्प्ट किया और आपका राइट है वो आंसर, तो आपको 2 मार्क्स प्लस हो जाएंगे उस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो बाकी की डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, वी विल सी इट इन कमिंग डेज। अभी हम आते हैं क्वेश्चन पे कि किस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके डिटेल्स थोड़ी सी देखेंगे, फिर डिस्कस करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर देम, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। What are the significances of a practical approach to sugarcane production known as Sustainable Sugarcane Initiative? ये फर्स्ट क्वेश्चन था 2014 का, आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन पूछा है, 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपको करना क्या है, आपको ये 4 स्टेटमेंट पढ़ने हैं, इसमें से सही गलत, राइट रॉन्ग ये डिसाइड करना है और उसकी बेसिस पे यहाँ पर जो भी कॉम्बिनेशन आपको लगे कि सबसे ज्यादा सुटेबल ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, वो कॉम्बिनेशन आपको चूज करना होगा। फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि बी है, जस्ट फॉर द मोमेंट, तो आप क्या करोगे, OMR में बी ऑप्शन पे सर्कल करोगे, फिर आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंसेस ऑफ अ प्रैक्टिकल अप्रोच टू शुगरकेन प्रोडक्शन नोन एज सस्टेनेबल शुगरकेन इनिशिएटिव। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अब इसमें फर्स्ट ऑप्शन है, सीड कॉस्ट इज वेरी लो इन दिस कंपेयर्ड टू द कन्वेंशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन। तो जो सस्टेनेबल शुगरकेन इनिशिएटिव चलता है उसमें आपका सीड कॉस्ट काफी कम होती है। जो ट्रेडिशनल सिस्टम होते हैं शुगरकेन प्रोडक्शन के, उसमें जो सीड आपके यूज होते हैं वो थोड़े हाई कॉस्ट के होते हैं, जबकि सस्टेनेबल शुगरकेन इनिशिएटिव में आपका सीड कॉस्ट कम हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। अब राइट है तो आप क्या करोगे, इसको हम यहाँ पे राइट कर दिया। अभी हमको फर्स्ट राइट है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए नहीं कर देना है, ठीक है, ऐसे नहीं करना है, इससे आपकी सिली मिस्टेक हो जाएगी और आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो ये चीज आपको अवॉइड करनी है। तो करना क्या है, अभी हमने यहाँ पे टिक किया है इसको, बट लास्ट में कॉम्बिनेशन की बेसिस पर ही हम करेंगे, इसलिए अभी हमने बस यहाँ पर टिक किया है। दूसरा स्टेटमेंट है, ड्रिप इरिगेशन कैन बी प्रैक्टिस्ड वेरी इफेक्टिवली इन दिस। तो सस्टेनेबल शुगरकेन इनिशिएटिव अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ड्रिप इरिगेशन, यस, ड्रिप इरिगेशन कैन बी प्रैक्टिस्ड वेरी इफेक्टिवली।
तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। फिर नेक्स्ट है देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ केमिकल एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एट ऑल इन दिस। ठीक है, सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव में कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं होता है, ये स्टेटमेंट इसने लिखा है। अब आपको जज करना है कि ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे यूजुअली हम जो भी प्रोडक्शन करते हैं उसमें फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, तो सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव में भी कुछ ना कुछ फर्टिलाइजर का यूज होता है। इस वजह से इसने यहाँ पे लिखा है कि देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ केमिकल एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एट ऑल। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। रॉन्ग है तो आपने इसको यहाँ पे रॉन्ग कर दिया। ठीक है, अब देखेंगे कॉम्बिनेशन क्या बनता है हमारा। द स्कोप फॉर इंटरक्रॉपिंग इज मोर इन दिस कंपेयर टू द कन्वेंशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन। इंटरक्रॉपिंग इसमें स्कोप ज्यादा होता है। ये स्टेटमेंट भी आपका इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में राइट है। ठीक है, तो अब ये आपने देख लिया, इस तरह क्वेश्चन आपके सामने आया था। अब आपको पता है कि स्टेटमेंट नंबर 3 रॉन्ग है, बाकी के स्टेटमेंट राइट है। तो आप क्या पढ़ोगे, ये पढ़ोगे सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। इसमें से आपको करेक्ट देखना है। तो थर्ड रॉन्ग है, तो यहाँ पे थर्ड है, तो ये तो आपका रॉन्ग हो गया, ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता। फिर थर्ड आपका यहाँ पे रॉन्ग है, तो ये कट गया। थर्ड रॉन्ग है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट कट हो गया। तो आपका ऑप्शन क्या बच जाएगा, ऑप्शन बी, सिंपल। तो ऑप्शन बी आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन हो गया बी। तो इस तरह आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर दोगे। आप OMR में जाओगे, आपके पास OMR शीट पे इस तरह की होगा, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ऐसी पूरे नंबरिंग लिखी होती है, और यहाँ पे आपका ऑप्शन होता है A B C D। तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 1 का है आपका B, तो 1 के सामने B वाला ऐसा यहाँ पे सर्कल्स होंगे, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे 4 सर्कल्स होंगे हर एक क्वेश्चन नंबर के सामने आपको। तो आपको इसमें से जो भी राइट होगा वो चुनना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का है आपका बी, तो बी में क्वेश्चन नंबर 1 का बी, तो इस सर्कल को इस तरह से आप ऐसे कंप्लीटली फिल कर दोगे। ठीक है, सिंपल। क्वेश्चन को आपने यहाँ पे फिल कर दिया, बाकी को छोड़ देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पे अटेम्प्ट हो चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुका है आपका यहाँ पर। अब बाकी क्वेश्चन नंबर 2 3 4 पे हम आएंगे एंड वी विल सी कि किस तरह इसको बाद में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलो।